गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, सुप्रभात। योगा दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। तो देखो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैंने उस दिन लेक्चर सेंड किया था लेकिन वो लिंक आपको अच्छी तरीके से नहीं मिली, तो मैं आज फिर उस जो पद्य रचना है चांदनी रात वो और पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको। तो हिंदी का जो टेक्स्ट बुक है उसका विवरण सबसे पहले पेज नंबर 1 में जो अनुक्रमणिका यानी कि विवरण दिया गया है उसमें पहली इकाई, दूसरी इकाई। पहली इकाई में कुल 11 लेसन यानी कि पद्य गद्य दोनों मिलाकर 11 लेसन है और दूसरी इकाई में ही 11 लेसन है। उनमें से मतलब आपको पहली इकाई यानी कि फर्स्ट टर्म समझ लो और दूसरी इकाई यानी कि सेकेंड टर्म समझ लो, ऐसा मतलब विवरण उसका रहता है। तो वो जो 11 लेसन है उसमें मतलब पूरक पठन भी है और उसमें खंड काव्य, हास्य कहानी सब कुछ मतलब उसमें समाविष्ट किया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहली इकाई और दूसरी इकाई के बारे में जानकारी दी और उसमें सबसे पहला जो पाठ है यानी कि जो पहले जो पद्य रचना है चांदनी रात, ये पहली इकाई की पहली रचना चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी ने वो खंड काव्य लिखा है। तो सबसे पहले लेखक जी का परिचय, उसका परिचय जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा भाव की संवेदना से ओतप्रोत है। उन्होंने जो लिखावट किया, लेखन किया है, साहित्य रचना की है उन्होंने, तो उसमें साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, भारत, भारती, खंड काव्य, ऐसे बहुत कुछ लिखावट उन्होंने की है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक में उन्होंने लिखे हैं। तो इस जो खंड काव्य है पद्य संबंधी खंड काव्य जो है इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, प्रासंगिक कथाओं को उसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया है। ये जो चांदनी रात है उसका जो खंड काव्य है सबसे बड़ा काव्य पंचवटी उनमें से लिया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहर वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ये चांदनी रात का मनोहरी वर्णन अपने शब्दों में बंधित किया है। तो देखो अंतरा और मुद्रा। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंत गंध वह, निरानंद है कौन सी दिशा, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप। आगे देखो। है बिखरे देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसका उसका, शून्य श्याम तनु जिसके उसका, नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कवि कहते हैं जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भोग भर सोता है, भोगी कुसुमायुद्ध योगी सा, मना दृष्टिगत होता है, मना दृष्टिगत होता है। ये पंचवटी से मतलब यानी कि खंड काव्य जो है उसका पंचवटी उनमें से वो कुछ अंश उन्होंने लिया है। तो मैथिली शरण गुप्त जी सबसे पहले जो अंतरा है मुकड़ा जो है उस मुकड़े में कहते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यानी कि चांदनी रात का वर्णन उन्होंने किया है। पूनम की रात, चांदनी रात, उसमें जब मतलब पूरा चांद वहाँ पे दिखाई देता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें यानी कि चपला जो किरणें रहती है चंद्रमा की, चंचल किरणें अवनी पे यानी कि पृथ्वी पे बिखर रहे हैं, जैसे कि मोती बिखर जाते हैं, जैसे मोती जैसे रहते हैं वो जैसे बिखर गए हो वैसे मतलब ये जो अवनी है, ये जो धरती है, ये पृथ्वी है वो दिख रही है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में,
ये क्या मतलब जल में ही नहीं रहती, जल थल पेड़ों पे सभी जगह पे किरणें बिखर रहती है रात को। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ प्रकाश जो रहता है चांद का, स्वच्छ चांदनी का जो प्रकाश रहता है स्वच्छ कहाँ कहाँ बिखर रहा है, अवनी यानी कि धरती और अंबर यानी कि नभों से, सब मतलब जगह पे उजाला ही उजाला हो चुका है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी कि ये जो धरती है ये मतलब बहुत उल्लासित है, हर्षवर्धित है, पुलक प्रकट कर रही है धरती हरित तृणों की नोकों से। ये हरित तृण जो रहता है, हरा भरा से जो हरी भरी से जो धरती है वो मतलब हिलजुल रही है, नौका जैसी हिलती जुलती है ना, वैसे मतलब वो जो पुलक रही करती है धरती हरित तृण, तृण यानी कि जो गवत जो रहता है, ग्रास जो रहता है, घास जो रहता है, उससे मतलब हवा की झोंकों जैसी हिलजुल रही है। देखो कैसा मनोहर सुंदर वर्णन है, मानो झूम रहे हैं तरुणी मंद पवन की झोंकों से। ऐसा समझ में आता है उस रात को, चांदनी रात को, कि तरु जैसे मतलब झोंके ले रहे हैं, मानो तरु भी झूम रहे हैं मतलब झूम रहे हैं ऐसे मंद मंद पवन हवा की झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, कवि कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध मतलब बिल्कुल एकदम स्तब्ध शांत, किसी का भी नहीं आवाज सुनाई देगा, वही स्तब्ध निशा मतलब वहां पे दिखाई दे रही है क्या ही निस्तब्ध निशा, निशा यानी कि रात है, स्वच्छंद सुमंद गंध वहा, मतलब जो उद्गंध जैसे रहता है, गंध यानी कि सुवासिक जो वास आ रहा है वो मतलब यहाँ वह मन को हवन करने वाला सुगंध यहाँ पे मानो मिल रहा है स्वच्छ सुगंध सुगंध वह निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद मतलब ये जो चारों दिशा है, कुल मिला के 10 दिशा है, ये चारों और उनको दिशा और ऊपर और नीचे यानी कि कुल मिला के 10 दिशा है। ये 10 दिशा कैसी हो गई है, स्तब्ध और मनोउल्लासित हो गई और वो निरानंद ले रही है, परमानंद ले रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, ये नियति जो रहती है यानी कि जन्म लेना, फिर आदमी का गुजर जाना, चला जाना, हर एक का, आदमी हो पेड़ हो या धरती पे जो भी कुछ जीव यानी कि लिवेबल जीव जो थिंग रहती है, जो जीव रहता है वो मतलब आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, वो जो मतलब कार्यकलाप जो है वो तो हमेशा चलता रहेगा। जीव लेने वाला जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद उसको कभी ना कभी मृत्यु ही है। तो ये नियत नटी के जो है, नियति जो है, नीति, ये नियति को नटी कहा है उन्होंने, ये नियत नटी के कार्यकलाप उसके तो कार्य चलते ही रहेगी, चाहे चांदनी रात हो, चाहे मतलब अमावस की हो, पूर्णिमा की रात हो, कौन सी भी रात हो, नियत नटी के कार्यकलाप यानी कि नियति के जो भी कुछ कामकाज है वो मतलब कभी भी नहीं रुक सकते, वो हमेशा चलते ही रहेगी। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन चांदनी रात में उसके कार्यकलाप चुपचाप शांत गति से देखने को मिलते हैं। आगे कहते हैं कवि, है बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, सब सो जाते तब दो बिंदु जिसको कहा जाता है ड्यू पॉइंट्स, वो मतलब बिखेर देती है। ये अंबर से जो ड्यू पॉइंट ग्रास पे यानी कि घास पे जो दो बिंदु आपको दिखाई देते हैं सुबह सुबह ड्यू पॉइंट, तो है बिखर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, सब सोने जाने पे जैसे कि वसुंधरा मोती बिखर देती है पूरे अपनी धरती पे। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, रवि यानी कि सूरज जब ऐसे सूरज जब मतलब सुबह जब आता है तब वो बिखेर लेता है, मतलब जब उसकी रोशनी उस मोती पर यानी कि वो जो दो बिंदु रहते हैं, दो बिंदु पर सूरज की रोशनी पड़ने से वो उसका क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, यानी कि बाष्पीभवन होने लगता है ना उसका, तो मतलब बटेर लेता है, सब सूरज के पास ही चले जाते हैं। ऐसा कवि ने क्या किया है, कल्पना की है। कवि क्या कल्पना करते हैं कि है बिखेर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, सब सो जाने पर जैसे कि मोती जो दो बिंदु जो रहते हैं जैसे मोती जैसे सभी जगह पे, पेड़ पौधे पर, हरियाली पर, सभी जगह पे आपको वो दो बिंदु दिखाई देंगे। और जब सूरज आता है तब वो क्या कर लेता है, फिर जैसे कि बिखरे हुए मोती को बटेर लेता है यानी कि कैच कर लेता है, अपने आप में समा लेता है। और विरादायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसकी उसका नया रूप छलकाता है। और ये सब कुछ क्या करता है,
संध्या को दे जाता है। संध्या यानी कि शाम होने के बाद ये सब कुछ फिर ऐसे ही नियत नटी के कार्यकलाप शुरू हो जाते हैं। सवेरा होता है, शाम होती है, फिर सवेरा होता है, फिर शाम होती है। नियत नटी के यानी कि नियति के ये कार्यकलाप चलते ही रहते हैं। ये तो मतलब सर्कल है। ये जो है धरती का ये सब सर्कल है। जैसे वाटर सर्कल रहता है वैसे ही मतलब धरती का भी ये जो कार्यकलाप है, ये कार्यचक्र है, कालचक्र जिसको कहा जाएगा, वो चलता ही रहता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। ये पंचवटी के महाकाव्य से ये पद्यांश लिया है उन्होंने। कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में, ये पंचवटी पहले मतलब पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों का समूह जो है, 5 वृक्षों का समूह में जो नीचे पर्णकुटी बनती है उसको पंचवटी कहा गया था। तो पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। और उसके सामने एक धीर वीर बैठा है। पंचवटी की छाया में बनी कुटीर, उस कुटीर के सामने एक धीर वीर बनकर बैठा है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी पंचवटी में रहते थे ना, वैसे ही मतलब एक धीर वीर निर्भीक बैठा है, उसके सम्मुख बैठा है। उस स्वच्छ चांदी बिछड़ गई है वहाँ पे, कल्पना की है कवि ने। जाग रहा है कौन धनुर्धर, देखो प्रभु रामचंद्र जी का ही वर्णन है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। एक योगी जैसा महामानव, योगी जैसा देव, ये धनुर्धारी धनुष लेकर स्वच्छ चांदनी में पंचवटी के कुटीर के सामने एक शिला पर यानी कि पत्थर पर, बड़ा सा पत्थर जो रहता है, उस बड़ा सा पत्थर पे ये धनुर्धर शांत निस्तब्ध होकर हाथ में धनुष लेके कौन बैठा है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन पर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। प्रभु रामचंद्र जी जब 14 वर्ष तक वनवास में चले गए थे तो उसका जो पोशाक था, उसका जो पहराव था, वो मतलब योगी जैसा था। देखा होगा ना आपने, रामायण में देखा होगा, योगी जैसा था। राज सिंहासन मतलब राजा जैसा नहीं था, योगी सन्यासी की तरह उन्होंने 14 वर्ष बिताए थे। तो जैसे कि 14 वर्ष बिताने वाले जो प्रभु रामचंद्र जी थे, वो जैसे अपनी पंचवटी की छाव में कुटिया बना के राम लक्ष्मण और सीता मैया जैसे रहते थे, वैसे ही वो धनुर्धर, रामचंद्र जी का ही वर्णन है। वो धनुर्धर एक शिला पर यानी कि बड़े पत्थर पर एक चांदी रात के मोती बिखरे हुए, वो चांदी रात में जैसे कि बैठा है और पूरी पृथ्वी का कार्यकलाप सुन रहा है, शांत निस्तब्ध। अब देखो मतलब रात को मतलब जब देखेंगे आप यानी कि पूनम की रात हो तो आप देखेंगे कि मतलब पूरे चांद का जो प्रकाश जो रहता है पूरे धरती पर सन्नाटा सा छा जाता है और पूरी धरती जैसी सजी धजी सी लगती है। जो घास रहता है, हरी भरी सी जो खेती रहती है, वो मतलब हवा की झोंकों में से हिलती जुलती है, मानो जैसे घास जैसे झोंकों से हिल रहे हैं। पेड़ तरु जिसको कहा जाता है, पेड़ तरु वृक्ष जो रहते हैं हिलते हैं, यानी कि मतलब आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे से बातें करते करते मौज मनाए जाते हैं। वैसे ही मतलब बहुत ही सुंदर सा वर्णन ये चांदनी रात ये कविता में पद्यविधा में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया गया है। वो जो है मैंने आपको अंतरा सब कुछ बताया आपको। ये जो पद्य रचना है चांदनी रात यहाँ भी खत्म हो चुकी है। उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो मतलब आपको अच्छी तरीके से तैयार करने का है। मैंने क्वेश्चन आंसर के बारे में एक स्टैंडर्ड में ही बताया था आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि कृति संजाल पूरा करो, ये जो कुछ है पंक्तियाँ का सरल अर्थ लिखो, भावार्थ लिखो, सोमत लिखो, ये जो कुछ है सब कुछ मतलब आपको अच्छे तरीके से, जैसे कि चांदनी रात की विशेषता कैसे बताई गई है, ये 5-6 जो पूछे जाएंगे वो मतलब अच्छे तरीके से लिखने का है। यानी कि ग्रामर का भी कुछ दिया है और समानार्थी शब्द जो है, समानार्थी शब्द 3 लिखने के लिए, जैसे कि तरु को पेड़, वृक्ष ऐसे कहा जाता है, वसुंधरा पृथ्वी, धरती, अवनी, ऐसे 3 शब्द लिखने का है। देखो ये पेज नंबर 3 पे दिया गया है, ये पर्यायवाची शब्द 3 लिखने का है, एक शब्द के 3 लिखने का है। ये आपका होमवर्क है, आपको मतलब नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखने का है। आपको नोटबुक, वर्कबुक, टेक्स्ट बुक जो भी कुछ है यहाँ पे आकर ले जाने का है नरेंद्र दादा के पास से, और आपको फिलअप करने का है। समय जब मिलेगा समय पे वो सब कुछ हर एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करके रखने का है। आया ध्यान में? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट सुविधा कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।